देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें ये सर्किट दे रखा है और हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ए और डी के बीच में। ठीक है, तो ए पे जो पोटेंशियल है उसको हमने वी ए बोल दिया, पोटेंशियल। ठीक है, ए पे जो पोटेंशियल है उसको हमने वी ए बोल दिया और जो डी पे पोटेंशियल है उसको वी डी बोल दिया। ठीक है, और हमें वी ए माइनस वी डी की वैल्यू निकालनी है। और क्या कंडीशन दे रखी है क्वेश्चन में कि बीई ब्रांच में कोई करंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस कंडीशन के साथ हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है बिटवीन वी ए एंड वी डी। ठीक है, क्लियर है। अब देखो, बाई यूजिंग किरचॉफ्स लॉ, ठीक है, किरचॉफ्स लॉ का आपको यूज करना है। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब देखो बच्चों, देखो बीई ब्रांच में तो कोई करंट नहीं जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास कंडीशन है कि इस ब्रांच में तो कोई करंट नहीं जाएगा और तो हमारे पास एक ही करंट की वैल्यू होगी, उस करंट को आप बोलो आई बोल लो। ठीक है, ये करंट आई जा रहा है, यही आई यहां पे जाएगा, यहां पे आई डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो एक लूप हमारे पास ये वाला बना है। ठीक है, क्लियर है। तो आप देखो इसमें इस लूप पे किरचॉफ लॉ लगाओ। देखो जो लूप है यहां से स्टार्ट करेंगे हम, यानी बाय यूजिंग किरचॉफ लॉ ऑन लूप। लूप कौन सा ले रहे हैं हम? ए एफ ई डी सी बी और फिर ए पे ही आना है हमको। ठीक है बच्चों, तो किरचॉफ्स लॉ हमें क्या बोल रहा है? एल्जेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ इन ए क्लोज सर्किट इज जीरो। ठीक है, तो ईएमएफ यहां से कैलकुलेट करते हुए जाओ। देखो देखो ये यहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है, देखो इसको हम वी ए बोलते हैं, वी ए माइनस ये यहां पे जो पोटेंशियल होगा। ठीक है, इस पॉइंट को हमें फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी तो हम इस पॉइंट को कुछ बोल देते हैं, एम बोल देते हैं, एम। ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो वी ए माइनस वी एम हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू आई। ठीक है, ये पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, हम ऐसे चल रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे देखो ये हो जाएगा ये माइनस ये इस बैटरी के लिए। ठीक है, इस सेल के लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1, क्योंकि यहां पे और यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 1 का है। ठीक है, और फिर यहां पे जाओगे, देखो करंट ऐसे ही जा रहा है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू आई, ये 1 है। ठीक है, अब यहां पे देखो ई और डी पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? 0, क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं है। अब डी और सी पे आ जाओ, ये करंट ऐसे जा रहा है, देखो ऐसे, तो ये हो जाएगा आई इंटू आर। ठीक है, फिर आ जाओ सी और बी के बीच में, देखो ये हो जाएगा -4। फिर आ जाओ बी और ए के बीच में, वो हो जाएगा -6 और ये सब इक्वल टू होना चाहिए 0। ठीक है, यही किरचॉफ्स का ईएमएफ वाला रूल है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ इन ए क्लोज सर्किट इज 0। ठीक है, बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन, बच्चों देखो आपकी थ्योरी बहुत क्लियर होनी चाहिए, तभी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आप देखो सॉल्व करें। 2i 3i हो गया हमारे पास 5i प्लस i इंटू आर, और ये इक्वल टू हो जाएगा देखो -11, तो इसको राइट हैंड साइड में ले आ रहे हैं, तो ये 11 हो जाएगा। ठीक है, तो एक इक्वेशन हमारे पास ये वाली बन गई है। ठीक है बच्चों, क्लियर है। एक इक्वेशन हमारे पास ये बन गई है। अब हम देखो इसी किरचॉफ लॉ को, यानी इसी लूप लॉ को हम इस लूप पे लगा लेते हैं। ठीक है, करंट नहीं जा रहा है इसमें, मगर किरचॉफ लॉ तो लगेगा ना, सर्किट का तो पार्ट है, लूप तो है ये। ठीक है, क्लियर है। तो इसमें भी हम यहीं से चल रहे हैं, यानी या हम इसको एक बार मिटा देते हैं। एक जो हमारी इक्वेशन बनी है वो बनी है 5i प्लस आई आर इक्वल टू 11। ठीक है, ये इक्वेशन 1 बनी है, इसको एक बार। अब देखो बच्चों, अब इसी किरचॉफ लॉ को हम इस लूप पे लगा रहे हैं, किस पे? ए एफ ई बी ए पे।
ठीक है, ऐसे लगा रहे हैं। ठीक है, तो यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं हम। अगेन सेम आर्ग्यूमेंट, ए और एम के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है यहां से जा रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा 2 इंटू आई। एम और एफ के बीच में कितना है, -1। ठीक है, और एफ और ई के बीच में कितना है, 3 इंटू आई। ठीक है, और देखो यहां पे देखो बच्चों, ई और इस पॉइंट को भी बोल देते हैं कुछ, मान के हम इस पॉइंट को के बोल देते हैं। देखो ठीक है, तो ई और के के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा बच्चों। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें करंट जा ही नहीं रहा है, इस बीई ब्रांच में करंट जा ही नहीं रहा है। ये क्वेश्चन में हमें कंडीशन दे रखी है, इसलिए जो ई और के पे जो पोटेंशियल है वो सेम होगा। ठीक है, बट के और बी पे जो पोटेंशियल है ये सेम नहीं होगा। ये है 3 वोल्ट। ठीक है, तो हम इधर से आ रहे हैं, देखो ऐसे आ रहे हैं नीचे को, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस के और बी के बीच में हो जाएगा -3 वोल्ट। तो ये हो जाएगा -3, अगेन बी और ए के बीच में हो जाएगा -6, ये इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो 5i -10 इक्वल टू 0, और यहां से हमारे पास i की वैल्यू आ जाएगी 10/5, दैट इज 2 एम्पियर। ठीक है बच्चों, जो करंट की वैल्यू आई है हमारे पास, यानी जो I की वैल्यू आई है वो आई है 2 एम्पियर। ठीक है, ये पॉजिटिव आई है, इसका मतलब जो डायरेक्शन हमने करंट का माना है वही डायरेक्शन है। ठीक है, अगर नेगेटिव आती तो इसका मतलब उल्टी डायरेक्शन होती। देखो थ्योरी भी थोड़ा बहुत आपको दे रहा हूं क्वेश्चन करते हुए। ठीक है, तो पॉजिटिव आई है, इसका मतलब जो डायरेक्शन हमने मानी है वो ठीक है। ठीक है, क्लियर है। तो अब हमारे पास करंट की वैल्यू तो निकल चुकी है, अब हमें चाहिए रेजिस्टेंस की वैल्यू, इस वाले रेजिस्टेंस की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो ये वाली रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें कैसे निकलेगी, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम आई की वैल्यू। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट करो, देखो 5 इंटू आई की वैल्यू है 2। ठीक है, आई इंटू आर इक्वल टू 11। सॉल्व करो, देखो 10 प्लस 2r इक्वल टू 11, इसका मतलब 2r इक्वल टू 11 माइनस 10 दैट इज 1, और यहां से r की वैल्यू आई है 1/2 दैट इज 0.5 ओम। ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस है हमारे पास उसकी वैल्यू कितनी आई है, 0.5 ओम। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। अब हमारे पास जो अननोन डाटा था वो हमने फाइंड आउट कर दिया है। ठीक है, अब हम रिक्वायर्ड, जो हमें रिक्वायर्ड डाटा है, जो डिजायर्ड डाटा है उसको निकालते हैं, यानी VA माइनस VD को निकालते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको समझना जरा। ठीक है, अब ऐसे मान लो, देखो यहां पे जो पोटेंशियल है इस पॉइंट पे, देखो इस पोटेंशियल को हमने बोला VA। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हमें डिफरेंस चाहिए ना पोटेंशियल का। अभी ये V है, 6 वोल्ट नहीं है यहाँ पे, बहुत क्लियर करना इस चीज को। 6 वोल्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल हमने माना VA। क्लियर है, तो हमने VA, देखो आप आराम से देखना, देखो कैसे कर रहे हैं इसको। अब हम यहाँ पे गए, देखो ऐसे। ठीक है, तो पोटेंशियल कम होगा ना यहाँ पे, ये है ओम्स लॉ से, देखो V इक्वल टू IR, करंट की वैल्यू है 2 एम्पियर और रेजिस्टेंस की वैल्यू भी है 2, यानी 4 वोल्ट आ जाएगा। यानी इस रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 4 वोल्ट है। ठीक है, तो यानी M पे जो पोटेंशियल होगा वो क्या हो जाएगा, VA माइनस 4। तो VA माइनस 4 देखो करते हुए जा रहे हैं, देखो। ठीक है, यहां पे VM पे पोटेंशियल निकल गया। ठीक है, अब VM माइनस VF, ये जो टर्मिनल है मेरे बेटा, सेल के टर्मिनल के अक्रॉस EMF का ही डिफरेंस होता है, यानी यहां पे जो पोटेंशियल होगा वो 1 वोल्ट से बढ़ेगा। देखो ये बढ़ रहा है, यहां पे कम पोटेंशियल है, वहां पे ज्यादा पोटेंशियल है। समझ आ रहा है। ठीक है, तो 1 वोल्ट से पोटेंशियल क्या हो गया, बढ़ गया है। यानी जो VF है, VF यहाँ पे जो पोटेंशियल हो जाएगा उसमें हम 1 ऐड कर देंगे। ये देखो पीछे से कैलकुलेट करते आ रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहां पे देखो अगेन 3 ओम के अक्रॉस क्या हो जाएगा, पोटेंशियल और कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा, 6 वोल्ट। करंट से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 6 वोल्ट कम हो जाएगा। ठीक है, तो ई पे
यानी VE की जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी -6 कर दोगे, ठीक है, क्लियर है। अब देखो जो VE है और VD है इनके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसका मतलब ये दोनों क्या है, सेम पोटेंशियल है। तो जो V पे पोटेंशियल निकला वो ये निकला है, ठीक है। दिस पोटेंशियल इज इक्वल टू योर VE बोलो या VD बोलो, देखो आपको समझ में आना चाहिए बच्चों, ठीक है। अब हमें VD चाहिए, क्यों हमने V इक्वल टू VD क्यों बोला, क्योंकि E और D पॉइंट के बीच में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, इसलिए पोटेंशियल सेम है, ठीक है, कोई पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहां पे देखो हमारे पास आ गया, देखो वैल्यू VA माइनस 9 इक्वल टू VD आ गया, ठीक है। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, VA माइनस VD की वैल्यू निकालनी है, VA माइनस VD की वैल्यू निकालनी, दैट इज 9 वोल्ट। समझ में आया आपको, ठीक है। ऐसे पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है। आपने यहाँ पे पोटेंशियल मान लिया, ठीक है, यहाँ पे पोटेंशियल मान लिया, उसको VA मान लिया, और करंट की कोई ऐसे जा रहा है तो इसका मतलब आप पोटेंशियल को कम करते हुए जाओगे रेजिस्टेंस के अक्रॉस, और जहां पे जैसा सेल दिया होगा उस हिसाब से आप पोटेंशियल को कम या ज्यादा कर दोगे, ठीक है, और आप फाइनली उस पॉइंट पे रीच कर जाओगे, ठीक है बच्चों, क्लियर है। देखो एक तरीका तो ये है पोटेंशियल निकालने का, ठीक है, ये सबसे बेस्ट तरीका है, मैं इसी मेथड को ज्यादा अप्लाई करता हूं। देखो दूसरा भी मेथड है, ठीक है, दूसरा मेथड ये हो सकता है, दूसरा आप ऐसा मानो कि इस वाले आधे सर्किट, देखो VA VD, चाहे तो आप यहां से जाओ चाहे तो आप यहां से जाओ, बात एक ही है, ठीक है। तो अब ऐसा मानो कि आपने इधर की साइड से एक बैटरी लगा दी है, देखो इस सर्किट को हमने यहां से, इसका तो कोई मीनिंग नहीं है बीच वाले का, तो इसको तो हमने वैसे हटा दिया। देखो ये पॉइंट था हमारा VD, यानी ये D पॉइंट था हमारा, तो पोटेंशियल यहां पे VD है, यहां पे हमारे पास VA है, ठीक है, ये A पॉइंट है। तो हमें इन्हीं दो के बीच में पोटेंशियल निकालना था, तो हम ऐसा मान लेंगे, देखो ये करंट तो फ्लो कर ही रहा है ना 2 एम्पियर का, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आप ऐसा मान लो कि हमने एक बैटरी लगा दी यहां पे, या एक सेल लगा दिया जिसको हमने बोला VAD, और इसी सेल का हमें EMF निकालना है, ठीक है, और यही सेल हमारा एक रिक्वायर्ड पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है, इसी सेल का EMF हमारा एक रिक्वायर्ड पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो आप देखो इसको किरचॉफ लॉ से कर लो, देखो अब देखो हम किरचॉफ लॉ से ही जा रहे हैं, हम ऐसे जा रहे हैं, करंट की डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, ठीक है, और यहां से शुरुआत कर रहे हैं। तो यहां पे क्या होगा, देखो VAD, ये जो हमने सेल लगाया है, हाइपोथेटिकल सेल लगाया है, अगेन यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव होगा, 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 2, अगेन ये -4 होगा, और ये -6 होगा, दैट इज 0, ठीक है। तो VAD की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये तो हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -10 इक्वल टू 0, और VAD की वैल्यू हो जाएगी 9 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये दूसरा तरीका है, ठीक है। देखो बच्चों थर्ड तरीका भी हो सकता है, देखो थर्ड हम ऐसे आ रहे हैं, देखो ठीक है, VD वाले पोटेंशियल को हमने, यानी D पॉइंट वाले पोटेंशियल को हमने VD मान लिया, ठीक है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो इस पॉइंट पे, यानी यहाँ पे, या C पॉइंट बोलो, इस C पॉइंट पे पोटेंशियल कम होगा, और किस अमाउंट से कम होगा, V इक्वल टू IR, यानी I की वैल्यू है 2 एम्पियर, वैल्यू है 0.5 इंटू 2, यानी 1 वोल्ट से कम होगा, ठीक है। तो C पे जो पोटेंशियल निकल रहा है, C पे, वो VD में से 1 वोल्ट कम करके निकलेगा, ठीक है, 1 वोल्ट कम करके निकलेगा C पे, ठीक है। अब देखो यहां पे देखो B पे जो पोटेंशियल होगा वो 4 वोल्ट ज्यादा होगा, तो +4 कर दो, ठीक है, और B पे तो निकल गया पोटेंशियल ये वाला है, अब A पे जो पोटेंशियल होगा वो 6 वोल्ट और ज्यादा होगा, तो +6 कर दो, ठीक है। तो ये है पोटेंशियल A पे, क्लियर है। अब हमें क्या निकालना है, VA माइनस VD निकालना है, तो VD को उधर की साइड ले जाएंगे, राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, इक्वल टू हो जाएगा 9 वोल्ट, ठीक है, क्लियर है। तो आपको 3 तरीके से बताया है
तो जो भी आपको समझ में आया आप उससे कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है सीबीएसई में, ठीक है, और इसको आपको आना चाहिए इसको करना। और ये देखो क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया होता है, ठीक है, आपको इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करना होता है इस फॉर्म में, ठीक है। ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे है। पहले तो आपको इस फॉर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना सिखाऊंगा, ठीक है। फिर हमें ये मालूम है कि अगर हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है, ठीक है, बैलेंस का मतलब क्या होता है कि इस ब्रांच में से कोई करंट नहीं जाएगा। ये इस ब्रांच में से, अभी नेमिंग अभी करेंगे, इस ब्रांच में से कोई भी करंट नहीं जाएगा, यानी बीच वाले में से नहीं जाएगा। तो उस केस में हमारी कंडीशन ही आ जाती है R1 अपॉन R2 इक्वल टू R3 अपॉन R4, ठीक है, क्लियर है। कई जगह R1 अपॉन R3 इक्वल टू दिया होता है R2 अपॉन R4। ये सिंपल इंटरचेंज करके आप इस कंडीशन को बता सकते हो, ठीक है, या निकाल सकते हो, ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो अगर हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है तो हमारे पास ये कंडीशन होगी और हमारी बीच वाली ब्रांच ओमिट हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो इस डायग्राम को आप व्हीटस्टोन ब्रिज में कन्वर्ट करो। देखो देखो एक एक पॉइंट लो। देखो बच्चों, हमारे पास देखो एक तो ये पॉइंट है, देखो, ठीक है, और एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। देखो देखो ये वाला पॉइंट दो रेजिस्टेंस से जुड़ा हुआ है केवल, ठीक है। यहां पे भी देखो ढूंढो, ये वाला ए वाला पॉइंट दो रेजिस्टेंस से जुड़ा हुआ है और डी वाला पॉइंट दो रेजिस्टेंस से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो हम इस वाले पॉइंट को ए बोल देते हैं, इस वाले पॉइंट को ए बोल देते हैं, ठीक है। देखो बहुत क्लियर होना चाहिए आपको। दूसरा, इधर देखो डी वाला पॉइंट दो रेजिस्टेंस से जुड़ा हुआ है, इससे 20 ओम और 10 ओम, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट अगला हमारा डी वाला पॉइंट हो जाएगा, ये दो रेजिस्टेंस से जुड़ा हुआ है। बाकी हमारे पास बी वाला पॉइंट 3 रेजिस्टेंस से जुड़ा हुआ है और सी वाला पॉइंट भी 3 रेजिस्टेंस से जुड़ा हुआ है, ठीक है बच्चों। अब देखो इसको समझो। अब ए वाले पॉइंट पाओ, ए वाले पॉइंट से सी जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो किसी को भी आप सी बोल लो। मान लिया हमने इसको सी बोला है, ऊपर भी बोल सकते हो नीचे भी बोल सकते हो, ठीक है। मान लिया हमने ऊपर सी बोल दिया है, ठीक है। तो देखो ए और सी के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो 10 ओम है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 ओम। ए और सी के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो 10 ओम है, ठीक है। और ए और बी के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो है 5 ओम। तो हमने बी इस पॉइंट को बोल दिया है, ठीक है। तो ए और बी के बीच में जो रेजिस्टेंस है दैट इज 5 ओम, ये 5 ओम हो गया, देखो, ठीक है। तो ए पॉइंट हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब आ जाओ बी पॉइंट पे, देखो, ठीक है। देखो बी और ए के बीच में जो रेजिस्टेंस है दैट इज 5 ओम, ये हमने कर दिया है। बी और सी के बीच में जो रेजिस्टेंस है, बी और सी के बीच में दैट इज 10 ओम, ठीक है। तो बी और सी के बीच में जो रेजिस्टेंस है दैट इज 10 ओम, ये 10 ओम हो जाएगा। ये बीच वाली ब्रांच में जो रेजिस्टेंस है दैट इज 10 ओम, ठीक है। और बी और डी के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो भी 10 ओम है, यानी बी और डी के बीच में जो रेजिस्टेंस है दैट इज ऑल्सो ए 10 ओम, ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो बी पॉइंट भी हमारा सॉल्व हो गया है, ठीक है। अब आ जाओ सी पॉइंट पे। सी पॉइंट पे हमारा 3 से जुड़ा हुआ है, देखो सी और बी, सी और बी दैट इज 10 ओम, ठीक है, ये हो चुका है। सी और डी दैट इज 20 ओम, ये हमारा 20 ओम से जुड़ा हुआ है, ठीक है। सी और डी के बीच में जो रेजिस्टेंस है दैट इज 20 ओम, ठीक है। और सी और ए, सी और ए कितना है हमारे पास 10 ओम, ठीक है, ये हमने पहले ही कर दिया, ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब डी पॉइंट पे आ जाओ। देखो डी और सी जुड़ा हुआ है, देखो ये 20 से, ये हमने कर दिया। और डी और बी जुड़ा हुआ है 10 से, डी और बी जुड़ा हुआ है 10 से, तो ये हमने इसको बच्चों कन्वर्ट कर दिया। यानी ये जो सर्किट है ये ऐसा सर्किट है, ठीक है। चाहे आप जैसा मर्जी कहो कि ये सर्किट ऐसा है या ये सर्किट ऐसा है,
ठीक है। थ्योरी में हम इस सर्किट को पढ़ते हैं, तो बेस्ट रहता हम इस सर्किट को देख के क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन हमें दे रखा था इसको हमने कन्वर्ट कर दिया इसमें, एक व्हीटस्टोन ब्रिज में, ठीक है बच्चों। अब जो हमारी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है वो ये है, क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है या नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो R1/R2 का रेशियो देखो, यहां पे देखो 10/20 इक्वल टू R3/R4 5/10 है या नहीं है, बिल्कुल है, दैट इज 1/2 के बराबर है, ठीक है। इसका मतलब ये व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, बैलेंस है, ठीक है बच्चों। बैलेंस होने का मतलब क्या है, बैलेंस होने का मतलब है कि ये बीच वाला रेजिस्टेंस हट जाएगा, ठीक है। तो बीच वाले रेजिस्टेंस को हम सेफली रिमूव कर सकते हैं, तो इस वाले को हमने रिमूव कर दिया, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो अब ये सिंपल बन गया सर्किट, ठीक है। तो आप देखो ए और डी के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज में हो जाएगा 10 + 20 यानी 30 ओम, ठीक है। यहां पे बना देता हूं, ये पॉइंट ए बोल लो, ये पॉइंट डी बोल लो। तो एक ऊपर वाली ब्रांच में जो रेजिस्टेंस है दैट इज 30 ओम, और जो नीचे वाली ब्रांच में जो रेजिस्टेंस है वो भी ऐड हो जाएगा 5 + 10 यानी 15 ओम, और ये एक 5 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है, ठीक है, क्लियर है। अब देखो ये दोनों रेजिस्टेंस किस में है, पैरेलल में है, तो हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/15 + 1/30 दैट इज 3/30 दैट इज 1/10, यानी जो हमारे पास R इक्विवेलेंट आया बच्चों दैट इज 10 ओम आया, ठीक है, क्लियर है। तो जो ये हमारे पास सर्किट है ये हमारा एक सिंपल बन जाएगा, ये सारा जो नेटवर्क रेजिस्टेंस है ये सब रिप्लेस कर देंगे हम एक 10 ओम से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो देखो इसको करता हूँ यहाँ पे, देखो इसी सर्किट को हम ऐसे बना रहे हैं, देखो एक सिंगल रेजिस्टेंस से हमने रिप्लेस कर दिया और उस रेजिस्टेंस की वैल्यू है 10 ओम और ये 5 वोल्ट की बैटरी लगी है, ठीक है। तो इसमें तो हमारा सिंपल ओम्स लॉ लग जाएगा हमारे पास, V = IR, वोल्टेज डिफरेंस है 5, करंट की वैल्यू निकालनी है, रेजिस्टेंस की वैल्यू 10, यानी करंट की वैल्यू आ जाएगी 5/10 दैट इज 0.5 एम्पियर, ठीक है। तो जो हमारे पास करंट आएगा इस सर्किट में दैट इज यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो करंट आएगा दैट इज 0.5 एम्पियर, ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो होप सो आपको समझ में आया होगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है, थैंक यू। देखो बच्चों ये क्वेश्चन भी बहुत जनरल में पूछे जाते हैं, बोर्ड में भी पूछे जाते हैं और कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें करंट निकालना है, करंट की वैल्यू निकालनी है, आई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन होता क्या है, देखो हमें इस फॉर्म में दिया हुआ होता है और ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज होता है, ठीक है, ये हमारा एक व्हीटस्टोन ब्रिज होता है, इसको हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है, क्लियर है आपको। और हमें व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में तो पता है ही कि अगर R1/R2 की वैल्यू R3/R4 के बराबर हो जाए तो इसको हम बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं, और उस केस में ये बीच वाली ब्रांच से करंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब देखो कन्वर्ट करो इसको, इस सर्किट को इस सर्किट में कन्वर्ट करो, बहुत आसान होता बच्चों। देखो इसके जो पॉइंट हैं, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ठीक है, कंसीडर करो ये वाला पॉइंट 2 रेजिस्टेंस से जुड़ा हुआ है केवल, ठीक है। तो इस पॉइंट को हमने यहाँ पे A बोला है तो यहाँ पे भी A बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो ये केवल 2 रेजिस्टेंस से जुड़ा हुआ है, ये पॉइंट देखो, एक B वाले से एक D वाले से, ठीक है, क्लियर है। अब देखो जो ये वाला पॉइंट है ये 3 रेजिस्टेंस से जुड़ा हुआ है, यहां पे देखो कौन कौन से पॉइंट 3 से जुड़े हुए हैं, एक जुड़ा हुआ है B भी 3 रेजिस्टेंस से जुड़े हुए हैं देखो, और एक जुड़ा हुआ है D, ठीक है।
तो आप इस पॉइंट को बी भी बोल सकते हो और डी भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो आप, मगर बी और डी केवल, और नहीं, ठीक है। तो हमने इस पॉइंट को बी बोल दिया। अब देखो सॉल्व कर रहे हैं, पहले ए को सॉल्व कर रहे हैं। ए और बी के बीच में 1 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। ए और बी के बीच में 1 ओम का रेजिस्टेंस है, ये हमने लिख दिया देखो। और ए और डी के बीच में जो डी पॉइंट है, ये देखो, ये हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। डी, डी कौन सा पॉइंट है हमारे पास? डी वाला पॉइंट भी हमारे पास 3 रेजिस्टेंस से जुड़ा हुआ है, तो ये वाला पॉइंट डी है, ठीक है। तो ए और डी हमारा 2 ओम से जुड़ा हुआ है। देखो बहुत क्लियर करना, हम अभी ए पॉइंट को सॉल्व कर रहे हैं। ए हमारा 2 रेजिस्टेंस से जुड़ा हुआ है, एक तो बी से जुड़ा हुआ है, देखो 1 ओम, ठीक है, और एक जुड़ा हुआ है डी से 2 ओम, ठीक है बच्चों, क्लियर है। और वो पॉइंट जो 3 रेजिस्टेंस से जुड़े हुए हैं, उन पॉइंट को हमने या तो बी बोला है या डी बोला है, ठीक है, क्लियर है। अब बी को सॉल्व करो, देखो बी ए से जुड़ा हुआ है, बी को ए से जोड़ दिया हमने 1 ओम से, और बी सी से भी जुड़ा हुआ है, ठीक है, सी से जुड़ा हुआ है ये 2 ओम से, तो एक ही पॉइंट रहेगा हमारे पास यहाँ पे, तो इसको सी बोल देते हैं, ठीक है। वैसे भी सी यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे भी 2 रेजिस्टेंस से जुड़ा हुआ है, तो बी और सी के बीच में जो रेजिस्टेंस है दैट इज 2 ओम, ये हमारे पास है 2 ओम, ठीक है। और बी और डी के बीच में जो रेजिस्टेंस है, बी और डी के बीच में दैट इज 5 ओम, ये वाला बीच वाला रेजिस्टेंस है हमारे पास 5 ओम, ठीक है बच्चों। तो बी पॉइंट भी हमारा सॉल्व हो गया है। अब डी पॉइंट पे आओ, देखो डी भी हमारे 3 रेजिस्टेंस से जुड़ा हुआ है, एक डी और बी के बीच में जो रेजिस्टेंस है, डी और बी के बीच में जो रेजिस्टेंस है दैट इज 5 ओम, ठीक है, ये भी सॉल्व हो गया। डी और सी के बीच में जो रेजिस्टेंस है दैट इज 4 ओम, डी और सी के बीच में कितना है? 4 ओम, ठीक है बच्चों, क्लियर है। और डी और ए के बीच में जो रेजिस्टेंस है दैट इज 2 ओम, ये हमने ऑलरेडी लिख दिया है, ठीक है। अब देखो सी पॉइंट को सॉल्व करो, इस तरह से डी भी हो गया क्लियर। अब सी पॉइंट को सॉल्व करो, देखो सी पॉइंट आपका 2 उससे जुड़ा हुआ है, देखो वेरीफाई करना भी जरूरी होता है। एक जुड़ा हुआ है बी से, सी बी से जुड़ा हुआ है, कितने से? 2 ओम से, ठीक है। और सी जुड़ा हुआ है डी से भी जुड़ा हुआ है, किससे? 4 ओम से। सी किससे जुड़ा हुआ है? डी से जुड़ा हुआ है 4 ओम से, ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब हमने क्या किया, इस सर्किट को चेंज कर दिया है इस सर्किट में, ठीक है। अब देखो चेक करो, क्या ये सर्किट बैलेंस्ड है? ये व्हीटस्टोन ब्रिज तो है, तो क्या ये बैलेंस्ड है? तो देखो इसका और इसका रेशियो 1/2 और इसका और इसका रेशियो 2/4, यानी 1/2, यस बिल्कुल बैलेंस है, ठीक है। अगर ये बैलेंस है तो फिर बीच वाली ब्रांच हमारी हट जाएगी, ठीक है। तो ये एक सिंपल सर्किट बन जाएगा। देखो ये पॉइंट को हम ए बोल देते हैं, देखो अब ये सिंपल बन गया, एक रेजिस्टेंस ये है और इस पॉइंट को बी बोल लो, और एक रेजिस्टेंस हमारे पास ये सी का आ जाएगा, ठीक है। देखो एक सिंपल बन गया, ये भी रेजिस्टेंस बोल दो इसको, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 ओम, ये हो जाएगा 2 ओम, ये 2 है और ये 4 है, और ये एक बैटरी से जुड़ा हुआ है दैट इज 4 वोल्ट की बैटरी, ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो ये दोनों सीरीज में, ये दोनों भी सीरीज में, और दोनों सर्किट हमारे ऊपर वाले और नीचे वाले पैरेलल में, ठीक है। तो हम आर इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं। आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू ऊपर वाली ब्रांच का रेजिस्टेंस 3 ओम, तो 1/3 कर दिया, नीचे वाले का 1/6, यानी 6 है तो 1/6 कर दिया, तो ये हो जाएगा बच्चों 3/6 दैट इज 1/2, और यहां से हमारे पास R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई है 2 ओम, ठीक है, क्लियर है। तो जो ये सर्किट इतना कॉम्प्लिकेटेड हमें दिख रहा था, तो ये सर्किट हमारा एक सिंपल हो गया। यहां पे बना देता हूं, देखो एक सिंपल बन गया। इस सर्किट में 4 वोल्ट की बैटरी है और 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो हम ओम्स लॉ से V = IR से करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। वोल्टेज कितनी है? 4,
करंट की वैल्यू निकालनी है और रेजिस्टेंस हमारा कितना आया था 2 ओम, ठीक है। तो करंट की वैल्यू आ जाएगी 4/2 दैट इज 2 एम्पियर, ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो इस सर्किट में जो करंट आया वो आया हमारे पास 2 एम्पियर, ठीक है। तो जो मेन वर्क था इस सर्किट में वो ये था कि हमें इस सर्किट को इस फॉर्म में, जिस फॉर्म में हमें उसे लिटरेचर में पढ़ाया गया है उस फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है, क्लियर है। तो होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन आया तो 12th के क्वेश्चन पेपर में, ठीक है, बट इसे 10th के बच्चे भी कर सकते हैं। पहले समझना देखो क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में हमें मेटेलिक वायर्स दे रखे जो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है, और हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा पैरेलल कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो आप देखो पहले इसको समझो, एक एग्जांपल के साथ समझो। देखो मान लीजिए हमारे पास दो रजिस्टर हैं, मान लीजिए 2 ओम और 2 ओम के दो रजिस्टर हैं, ठीक है, और ये हमने सीरीज में लगा दिए हैं, ठीक है, और एक दूसरा कॉम्बिनेशन हमने बनाया इनका पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन बनाया, ठीक है, ये पैरेलल में 2 ओम और 2 ओम। तो देखो सीरीज वाले का जो रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आएगा दैट इज 4 ओम, और जो पैरेलल वाले का आएगा दैट इज 1 ओम। 1/2 1/2 यानी 1 ओम आ जाएगा, ठीक है। अब सपोज हम एक बैटरी लगाते हैं, देखो आपको समझ में आना चाहिए, पहले हम एक बैटरी लगाते हैं, 4 वोल्ट की ही लगाते हैं, 4 वोल्ट की बैटरी लगाते हैं, ठीक है। अगर आपने क्वेश्चन सर्च किया है तो कहीं ना कहीं आपका डाउट होगा, तो आप समझना उसको पहले ये डाटा से समझना। 4 वोल्ट की बैटरी लगाते हैं तो देखो इसमें जो सीरीज वाला केस है उसमें जो करंट है दैट इज 1 एम्पियर, और जो पैरेलल वाला केस है उसमें जो करंट आएगा दैट इज 4 एम्पियर, ठीक है। हाँ, ये किससे निकाला हमने, V = IR से निकाला, ठीक है, क्लियर है। तो इसका मतलब जो पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन है उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है और करंट की वैल्यू ज्यादा होती है एक गिवन वोल्टेज के लिए। आप समझ रहे हो बात को। अगर एक पोटेंशियल दे रखा है तो सीरीज वाले में करंट कम होगा, ठीक है, और पैरेलल वाले में ज्यादा होगा, ठीक है। तो आप ऐसा मान लो, देखो यहां पे देखो, अभी फिर इसको टेक्निकल भाषा में भी बात करते हैं। यहां पे देखो इस पॉइंट को मान लो आप 4 वोल्ट, ठीक है, मान लिया हमने यहाँ पे 4 वोल्ट अप्लाई किया, तो देखो इधर की साइड देखो, ये 4 वोल्ट पे आपके पास करंट की दो वैल्यू है, एक तो ये वैल्यू है, ठीक है, और एक ये वैल्यू है, ठीक है। तो इसका मतलब करंट कम है बी वाले पार्ट के लिए सेम पोटेंशियल के लिए, और ए वाले पार्ट के लिए करंट ज्यादा है। इसका मतलब जो ए वाला पार्ट है ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है बच्चों, क्लियर है। देखो आप इसको ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो, आप चाहे तो आप इसको ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि V = IR ग्राफ में जो रेजिस्टेंस होता है वो स्लोप होता है बेटा, VI ग्राफ का स्लोप होता है, ठीक है। टेक प्रिकॉशन, वोल्टेज आपकी वाई एक्सिस पे होनी चाहिए तब स्लोप होता है। कई बार क्वेश्चन चेंज भी कर सकते हो, वोल्टेज को एक्स एक्सिस पे भी रख सकते हो, तो टेक प्रिकॉशन, ठीक है। तो अभी इस प्रेजेंट केस में जो VI ग्राफ है उसका जो स्लोप होगा वो हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू देगा, ठीक है, क्लियर है। और वी नो स्लोप B का ज्यादा है और A का कम है, और वी अल्सो नो कि रेजिस्टेंस की वैल्यू सीरीज में ज्यादा होती है और पैरेलल में कम होती है, ठीक है। तो स्लोप किसका ज्यादा है, B का ज्यादा है, ठीक है। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है, B का ज्यादा है, और A का स्लोप क्या है, कम है, तो उसका रेजिस्टेंस भी कम है, ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो देखो ये क्वेश्चन 10th के लिहाज से भी ठीक है, आप 10th के बच्चों के लिए भी आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि इसमें स्लोप की रिक्वायरमेंट नहीं है बच्चों। 10th में इस तरह के क्वेश्चन, मतलब इसी कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन भी आ रहे हैं,
ठीक है, तो आप इन क्वेश्चंस को भी देख सकते हो। ठीक है, चलो, होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन में हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है और R1, R2, R3 ऐसे करके नॉमेनक्लेचर दे रखा है। ठीक है, तो जो व्हीटस्टोन ब्रिज में हमें इसे कन्वर्ट करना है, वहां पे हम अपने हिसाब से R1, R2, R3, R4 ऐसे नहीं लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन के साथ मैच करना है। आप समझना पहले बात को, क्वेश्चन के साथ मैच करना है। ठीक है, ये जो सर्किट हमें दे रखा है ये इन रियलिटी कैसा है, व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो हमें इसे कन्वर्ट करना है, व्हीटस्टोन ब्रिज में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो बहुत आसान होता है व्हीटस्टोन ब्रिज में कन्वर्ट करना। तो देखो, पहले देखो इस पॉइंट को कंसीडर करो। पहले इस पॉइंट को मैंने ए बोल दिया। ठीक है, ये वाला पॉइंट। अब ये वाला जो ए पॉइंट है ये दो रेजिस्टेंस से जुड़ा हुआ है। तो यहां पे देखो, या तो ये वाला पॉइंट दो रेजिस्टेंस से जुड़ा हुआ है या ये वाला पॉइंट जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो चाहे तो आप इधर ए बोलो चाहे तो उधर बोलो ए, तो हमने इधर की साइड ए बोल दिया। देखो बहुत क्लियर करना है इस चीज को। ठीक है, ये हमने ए बोल दिया और हम इस पॉइंट को बी बोल रहे हैं। ठीक है, ये वाला पॉइंट इसको बी बोल रहे हैं। क्लियर है, और बी वाला पॉइंट यहां पे देखो तीन रेजिस्टेंस के साथ जुड़ा हुआ है। बी वाला पॉइंट तीन रेजिस्टेंस के साथ जुड़ा हुआ है, तो तीन रेजिस्टेंस के साथ या तो ये वाला पॉइंट जुड़ा हुआ है या ये वाला पॉइंट जुड़ा हुआ है। तो बी आप ऊपर भी बोल सकते हो, ऊपर भी बोल सकते हो और नीचे भी बोल सकते हो। तो हमने ऊपर बी बोल दिया। देखो ठीक है बच्चों, क्लियर है, तो ये बी पॉइंट है। अब आ जाओ डी पॉइंट। डी पॉइंट भी हमारा तीन रेजिस्टेंस के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहां पे तीन रेजिस्टेंस के साथ ये वाला पॉइंट जुड़ा हुआ है, तो ये डी पॉइंट है। एक तो बी जुड़ा हुआ था, एक डी जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब एक लास्ट पॉइंट है हमारा सी। ठीक है, तो सी हमारा दो रेजिस्टेंस के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा लास्ट जो रह गया है ये सी पॉइंट हो गया। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब हमारा नेक्स्ट काम है रेजिस्टेंस की वैल्यू असाइन करना। कौन सा R1 है, R2 है, R3 कौन है उसमें। ठीक है, इसको आइडेंटिफाई करना। तो देखो ए और बी के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो R1 है और 1 ओम है। ए और बी के बीच में जो रेजिस्टेंस है दैट इज R1, दैट इज 1 ओम। ठीक है, क्लियर है, ये आइडेंटिफाई हो गया। देखो क्लियर है। अब देखो ए और डी के बीच में, अभी ए पॉइंट सॉल्व नहीं हुआ है, ए और डी के बीच में जो रेजिस्टेंस है उसको हमने R4 बोला है, दैट इज 2 ओम। ए और डी के बीच में जो रेजिस्टेंस है दैट इज R4, दैट इज 2 ओम। ठीक है बच्चों, तो ए पॉइंट हमारा सॉल्व हो गया है। ठीक है, अब बी पॉइंट पे आ जाओ। बी हमारा तीन रजिस्टर के साथ जुड़ा हुआ है। एक तो बी और ए के साथ जुड़ा हुआ है, दैट इज 1 ओम से, तो बी और ए के बीच में तो रेजिस्टेंस सॉल्व हो गया है। ठीक है, दूसरा बी जुड़ा हुआ है सी से। ठीक है, और R5 से जुड़ा हुआ है और R5 की वैल्यू है 2 ओम। बी जुड़ा हुआ है सी से, R5 से, दैट इज 2 ओम। ठीक है, क्लियर है। तो और बी हमारा डी से भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, और 5 ओम से जुड़ा हुआ है। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू है 5 ओम और रजिस्टर का नाम है R2, तो ये हमारे पास R2 है और इसकी वैल्यू है 5 ओम। ठीक है बच्चों, तो बी पॉइंट भी हमारा सॉल्व हो गया। अब डी पे आ जाओ। डी भी हमारा 3 पॉइंट से जुड़ा हुआ है। एक तो डी बी से जुड़ा हुआ है, दैट इज 5 ओम से। ठीक है, और डी ए से जुड़ा हुआ है 2 ओम से, बिल्कुल, और डी सी से जुड़ा हुआ है 4 ओम से, और जो सी से जुड़ा हुआ है उस रजिस्टर का नाम है R3 और उसकी वैल्यू है 4 ओम। ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो ये वाला पॉइंट भी हमारा डी वाला सॉल्व हो गया है। अब सी वाले को देखो, सी 2 से जुड़ा हुआ है, एक तो डी से जुड़ा हुआ है, यस, जो अभी हमने सॉल्व कर दिया 4 ओम, और एक जुड़ा हुआ है बी से, एक जुड़ा हुआ है बी से, R5 से जुड़ा हुआ है। ठीक है बच्चों, क्लियर है, ये क्लियर है। इस व्हीटस्टोन ब्रिज में अगर ये बैलेंस होगा तो हमारी क्या कंडीशन होगी, देखो इनको देखते हुए कंडीशन लिखना, R1 अपॉन R5, R1 अपॉन R5 का रेशियो हमारा होना चाहिए R4 अपॉन R3 के बराबर होना चाहिए। R1 अपॉन R2 और R3 अपॉन R4 मत लिख देना,
देखो इसलिए सीबीएसई ने इसमें एक्सपेरिमेंट किया होगा उस टाइम पे, ठीक है, क्योंकि बच्चे मिस्टेक करेंगे ऐसी, ठीक है। तो आप समझना है इसको, पहले आपको इस तरह से लिखना है R1 अपॉन R5 का रेशियो अगर R4 अपॉन R3 के बराबर होगा तो हम इसको बोलेंगे बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, और उस केस में बीच वाली ब्रांच यानी बीडी ब्रांच हट जाएगी, यानी बीडी ब्रांच में से कोई करंट नहीं जाएगा, या फिर आप दूसरी भाषा में बोल दो पोटेंशियल एट बी इक्वल टू पोटेंशियल एट डी, ठीक है, क्लियर है। तो आप देखो इसका और इसका रेशियो कितना है 1/2, और इसका रेशियो कितना है 2/4, दैट इज 1/2। यस, ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, बैलेंस्ड है, ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो अगर हमारे पास ये व्हीटस्टोन ब्रिज हमारे पास बैलेंस है तो फिर अब हम बीच वाली ब्रांच को हटा देंगे, ठीक है। देखो बच्चों, अब क्योंकि हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है इसलिए हमने बीच वाली ब्रांच को हटा दिया है, ठीक है। तो ये सर्किट देखो, ऊपर वाला तो सीरीज में, नीचे वाले भी सीरीज में, और दोनों ब्रांच पैरेलल में, तो जो R इक्विवेलेंट निकलेगा वो कैसे निकलेगा 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/, देखो दोनों को ऐड करोगे तो 1/3, और नीचे वाले रेजिस्टेंस को भी ऐड करोगे तो 1/6, तो ये आ जाएगा 3/6, दैट इज 1/2, यानी R इक्विवेलेंट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 ओम, ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो ये पूरा सर्किट को अगर हम बनाना चाहें तो वो एक सिंपल सर्किट बन गया ये ऐसे, जिसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू है 2 ओम और बैटरी है 4 वोल्ट की, यानी सेल है हमारे पास 4 वोल्ट का, तो हमारे पास V = IR फॉर्मूला लग जाएगा, करंट की वैल्यू आ जाएगी, वोल्टेज 4 वोल्ट और रेजिस्टेंस 2 ओम, दैट इज 2 एम्पियर, ठीक है। तो जो करंट की वैल्यू आएगी सर्किट में दैट इज 2 एम्पियर, ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो होप सो आपको समझ में आया होगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू। देखो बच्चों, इसमें क्या दे रखा है, दो कंडक्टर हैं ए और बी, और इनका मटेरियल सेम है, यानी सेम मटेरियल से बने हुए हैं, और क्या डाटा दिया हुआ है, इनके लेंथ का रेशियो दे रखा है कि लेंथ ए और बी का रेशियो 1:2 है, ठीक है। इनके रेडियस का रेशियो दे रखा है, और ये कनेक्टेड है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, यानी ये दो जो कंडक्टर हैं ये पैरेलल कनेक्शन में कनेक्टेड हैं, यानी पैरेलली कनेक्टेड है, ठीक है। और हमें क्या बताना है, डिफ्ट वेलोसिटी ए, यानी जो इलेक्ट्रॉन की डिफ्ट वेलोसिटी कंडक्टर ए में होगी और कंडक्टर बी में होगी, उनका रेशियो बताना है, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, सबसे पहले देखो क्वेश्चन को अगर आपने समझ लिया है तो अब आपके पास फॉर्मूले अवेलेबल होने चाहिए। डिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो ये होता है, -E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मास इनटू टाउ। टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम, m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, E इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, कैपिटल E इज द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये हमारे पास अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। और क्योंकि ये दोनों कंडक्टर पैरेलल में हैं तो हमारे पास वोल्टेज हमारे पास दोनों की क्या होगी, सेम होगी, यानी दोनों कंडक्टर पे सेम वोल्टेज अप्लाई हो रही है, यानी कांस्टेंट है दोनों के लिए, ठीक है। अब बच्चों देखो, अब हमें पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, वोल्टेज और लेंथ का रिलेशन, ठीक है। वो हमारे पास इस तरह से होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है हमारे पास वोल्टेज अपॉन लेंथ, ठीक है, ये रिलेशन होता है। इसमें जो एग्जैक्ट होता है मेरे बेटा वो इस तरह से होता है, dV = -E.dr। अगर आपने थ्योरी करी होगी ढंग से तो आपको पता चलेगा, मगर हम अगर मैग्नीट्यूड वाइज करें तो हम इसका यूज कर सकते हैं, इसको हम फिर कभी आपको समझाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, वोल्टेज और लेंथ का ये रिलेशन है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, और डिफ्ट वेलोसिटी का क्योंकि हमें रेशियो चाहिए तो हम इसको मैग्नीट्यूड वाइज देते हैं, ठीक है। तो डिफ्ट वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड निकला वो ये निकला, E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह हम V/L पुट कर देते हैं, V/L, m इज द मास एंड टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है बच्चों।
अब ये देखो टाउ जो होता है मेरे बेटा ये मटेरियल पे डिपेंड करता है, ठीक है, और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। टाउ रिलैक्सेशन टाइम, क्योंकि दोनों वायर सेम मटेरियल से बने हुए हैं तो टाउ की वैल्यू सेम होगी। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये फिक्स होगा दोनों के लिए। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी फिक्स होगा। और क्योंकि ये दोनों कंडक्टर पैरेलल में लगे हुए हैं इसलिए वोल्टेज भी फिक्स है, ठीक है। यानी हमारी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो हमारी किस पे डिपेंड करा, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है इनवर्सली। अब जितनी चीजें हमारे पास फिक्स है, ये देखो ये फिक्स है, इसको हमने कांस्टेंट मान लिया तो कांस्टेंट अपॉन लेंथ हो गया। यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी और लेंथ का ये रेशियो, ये रिलेशन आ गया है, ठीक है। जब आपने फॉर्मूले को इस सिचुएशन के लिए ड्राइव कर दिया, अब आप इसको अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ए की अपॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी बी की क्या हो जाएगा, ये सब के तो दोनों के लिए सेम है, के अपॉन एल ए, नीचे के अपॉन एल बी, यानी एल बी अपॉन एल ए हो जाएगा, के से के कट जाएगा, एल बी अपॉन एल ए यानी 2/1, यानी क्या आ गया रेशियो, 2:1 आ गया, ठीक है। तो इसलिए जो गिवन ऑप्शन है हमारे पास उसमें ऑप्शन 1 सही है, ठीक है बच्चों। होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसमें कमेंट कर सकते हो, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को मैं एक मेथड से करवा चुका हूं, ठीक है। अब इसको दूसरे मेथड से करा रहा हूं। एक बच्चे ने रिक्वेस्ट करी थी कि इसको आप एक दूसरे मेथड से भी करवा दीजिए, और वो कह रहा था कि आंसर पे फर्क पड़ रहा है। देखो बच्चों, आप किसी भी मेथड से कीजिए, आप किसी भी फॉर्मूले से कीजिए, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको एक दूसरे फॉर्मूले से मैं इसको करवा रहा हूं आपको, ठीक है। देखो हमें मालूम है करंट इक्वल टू होता है ANEVD, ठीक है। ये करंट का फॉर्मूला होता है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है, ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ठीक है। और एक चीज है और है, इस क्वेश्चन में हमें ये दे रखा है कि दोनों कंडक्टर हमारे पैरेलल में लगे हुए हैं, यानी कंडक्टर ए और कंडक्टर बी दोनों हमारे पैरेलल में कनेक्शन में है, पैरेलल कनेक्शन में है, ठीक है। तो पैरेलल कनेक्शन का मतलब ये होता है कि वोल्टेज दोनों की क्या होगी, कांस्टेंट होगी। वोल्टेज दोनों कंडक्टर पे जो लगी होगी कांस्टेंट होगी, ठीक है। यानी वोल्टेज अक्रॉस द कंडक्टर कांस्टेंट होगी। तो हम इस फॉर्मूले से करते हैं। देखो पहले इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। देखो बच्चों, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू क्या हुआ फिर, करंट अपॉन ANE, ठीक है। अब हमें जो डाटा दे रखा है उसका यूज भी करना होता है। हमें एक चीज को और यूज करना है कि वोल्टेज कांस्टेंट है, ठीक है। तो हमारे पास करंट को रिप्लेस करने का ऑप्शन होगा। हमें ओम्स लॉ से मालूम है V इक्वल टू क्या होता है IR, यानी करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, वोल्टेज अपॉन R, रेजिस्टेंस, ठीक है। और रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, रो L अपॉन A। रो इज द रेजिस्टिविटी, L इज द लेंथ, A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। अब यहां पे रेजिस्टेंस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं करंट में। वोल्टेज रेजिस्टेंस की वैल्यू है रो L अपॉन A, ठीक है, क्लियर है। यहां से हमारे पास करंट की वैल्यू आ गई V इंटू A अपॉन रो रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ, ठीक है। यहीं से अब हमने करंट अपॉन एरिया की वैल्यू निकाल दी है, करंट अपॉन एरिया की वैल्यू निकाल दी है, दैट इज वोल्टेज अपॉन रो इंटू एल, ठीक है बच्चों। यानी करंट अपॉन एरिया की जगह हम ये चीज सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, कर दो V अपॉन रो इंटू लेंथ इंटू N इंटू E, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो बच्चों, इस करंट सिनेरियो में देखो, इस करंट सिनेरियो में
दोनों कंडक्टर हमारे पैरेलल में लगे हैं, तो वोल्टेज तो हमारी कांस्टेंट हो जाएगी। सेम मटेरियल से वो दोनों कंडक्टर बने हुए थे, इसलिए रेजिस्टिविटी विल बी सेम फॉर बोथ कंडक्टर। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ये दोनों के लिए सेम है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल क्वांटिटी, ये भी सेम है, ठीक है। यानी वोल्टेज, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम और रेजिस्टिविटी, ये सब कांस्टेंट हो गए, तो इसको हमने एक कांस्टेंट लिख दिया। और लेंथ क्योंकि वेरी कर रही है तो कांस्टेंट अपॉन एल कर दिया, ठीक है। यानी अगेन इस प्रेजेंट सिनेरियो में जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो आपके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, ठीक है। तो अब बड़ी आसानी से हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। इसको एक बार हटा देता हूं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ए अपॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी बी इक्वल टू, ए के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, के अपॉन एल ए, और बी के लिए क्या बनेगा, के अपॉन एल बी। के से के कट जाएगा, यानी एल बी अपॉन एल ए, और एल ए अपॉन एल बी का रेशियो 1:2 है, तो एल बी अपॉन एल ए का रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1, ठीक है। यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ए अपॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी बी का जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 2:1, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, ये किसी बच्चे ने क्वेरीज पूछी हुई थी, आप किसी भी फॉर्मूले से कीजिए आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो आपको पहले फिजिक्स में फॉर्मूले बहुत क्लियर होनी चाहिए और आपको उन्हें अप्लाई करना आना चाहिए, देन क्वेश्चन बिकम वेरी इजी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। इस क्वेश्चन को मैंने 2 तरीके से करवाया, 2 फॉर्मूले से कराया है, दोनों फॉर्मूले से आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर मैं एक बार ब्रीफ करूं आपको, तो हमने इस क्वेश्चन को अभी किया है I = ANEVD से, ठीक है। हमने इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, जो जो चीज़ें हमें दे रखी हैं उन चीज़ों का हमने इसमें अप्लाई किया है, और फाइनली हमारे पास ये रिलेशन आया है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपकी लेंथ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी, लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी, ठीक है। और फिर हमने सिंपल रेशियो निकाल दिया, ठीक है बच्चों। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो, आप पूछ सकते हो। देखो बच्चों, इसमें क्या दे रखा है, 2 कंडक्टर हैं ए और बी, और इनका मटेरियल सेम है, यानी सेम मटेरियल से बने हुए हैं। और क्या डाटा दिया हुआ है, इनके लेंथ का रेशियो दे रखा है कि लेंथ ए और बी का रेशियो 1:2 है, ठीक है। इनके रेडियस का रेशियो दे रखा है, और ये कनेक्टेड है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, यानी ये 2 जो कंडक्टर हैं ये पैरेलल कनेक्शन में कनेक्टेड हैं, यानी पैरेलली कनेक्टेड है, ठीक है। और हमें क्या बताना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ए, यानी जो इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी कंडक्टर ए में होगी और कंडक्टर बी में होगी, उनका रेशियो बताना है, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, सबसे पहले देखो क्वेश्चन को अगर आपने समझ लिया है तो अब आपके पास फॉर्मूले अवेलेबल होने चाहिए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो ये होता है, -E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मास इंटू टाउ। टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम, m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, E इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, कैपिटल E इज द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये हमारे पास अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। और क्योंकि ये दोनों कंडक्टर पैरेलल में हैं तो हमारे पास वोल्टेज हमारे पास दोनों की क्या होगी, सेम होगी, यानी दोनों कंडक्टर पे सेम वोल्टेज अप्लाई हो रही है, यानी कांस्टेंट है दोनों के लिए, ठीक है। अब बच्चों देखो, अब हमें पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, वोल्टेज और लेंथ का रिलेशन, ठीक है। वो हमारे पास इस तरह से होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है हमारे पास वोल्टेज अपॉन लेंथ, ठीक है। ये रिलेशन होता है, इसमें जो एग्जैक्ट होता है मेरे बेटा वो इस तरह से होता है, dV = -E.dr। अगर आपने थ्योरी करी होगी ढंग से तो आपको पता चलेगा, मगर हम अगर मैग्नीट्यूड वाइज करें तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं, इसको हम फिर कभी आपको समझाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, वोल्टेज और लेंथ का ये रिलेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए,
अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्योंकि हमें रेशियो चाहिए तो हम इसको मैग्नीट्यूड वाइज लेते हैं, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड निकला वो ये निकला E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह हम V अपॉन एल पुट कर देते हैं, V अपॉन एल, m इज द मास एंड टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है बच्चों। अब ये देखो टाउ जो होता है मेरे बेटा ये मटेरियल पे डिपेंड करता है, ठीक है, और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, टाउ रिलैक्सेशन टाइम, क्योंकि दोनों वायर सेम मटेरियल से बने हुए हैं तो टाउ की वैल्यू सेम होगी। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये फिक्स होगा दोनों के लिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी फिक्स होगा, और क्योंकि ये दोनों कंडक्टर पैरेलल में लगे हुए हैं इसलिए वोल्टेज भी फिक्स है, ठीक है। यानी हमारी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो हमारी किस पे डिपेंड करा, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है इनवर्सली। अब जितनी चीजें हमारे पास फिक्स है, ये देखो ये फिक्स है, इसको हमने कांस्टेंट मान लिया तो कांस्टेंट अपॉन लेंथ हो गया, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी और लेंथ का ये रेशियो, ये रिलेशन आ गया है, ठीक है। जब आपने फॉर्मूले को इस सिचुएशन के लिए ड्राइव कर दिया अब आप इसको अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ए की अपॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी बी की क्या हो जाएगा, ये सब के तो दोनों के लिए सेम है, के अपॉन एल ए, नीचे के अपॉन एल बी, यानी एल बी अपॉन एल ए हो जाएगा, के से के कट जाएगा, एल बी अपॉन एल ए यानी 2 अपॉन 1, यानी क्या आ गया रेशियो 2:1 आ गया, ठीक है। तो इसलिए जो गिवन ऑप्शन है हमारे पास उसमें ऑप्शन 1 सही है, ठीक है बच्चों। होप सो आपको समझ में आया होगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसमें कमेंट कर सकते हो, ठीक है। ट्वेल्थ क्लास देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें एक ग्राफ दे रखा है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और लोड करंट के बीच में, ठीक है, और ये किसी सेल के लिए दे रखा है, ठीक है बच्चों। तो सेल को हम जनरल में ऐसा बनाएंगे, देखो ये सेल और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। अब हम सर्किट को कंप्लीट करें तो सर्किट में भी कोई रेजिस्टेंस हो सकता है, ये रेजिस्टेंस मान लो, ये इंटरनल रेजिस्टेंस मान लो और ये ईएमएफ मान लो, ठीक है। क्लियर है बच्चों। देखो इस क्वेश्चन में जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यानी लोड रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू 0 आएगी, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो आप देखो पहले प्रोसीड करते हैं। पहला पार्ट है इस क्वेश्चन का, हमें ईएमएफ बताना है, ठीक है। तो बच्चों देखो ईएमएफ की डेफिनेशन पे जाओ, किसी भी सेल का जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसके मैग्नीट्यूड के बराबर होता है ईएमएफ, ठीक है। और ये मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कब होता है, जब सब इस सेल से कोई करंट नहीं आता है, ठीक है। देखो आपको थ्योरी वाला पार्ट बहुत क्लियर होना चाहिए तभी आप इसको समझोगे। जैसे ही सेल में से करंट आएगा, देखो ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, जैसे ही सेल में से करंट आएगा कुछ पोटेंशियल यहाँ पे ड्रॉप होगा, ठीक है, आ रही बात समझ में, और जो टर्मिनल पोटेंशियल है वो ईएमएफ से कम हो जाएगा, ठीक है। तो टर्मिनल पोटेंशियल और ईएमएफ मैग्नीट्यूड वाइज तभी इक्वल होते हैं जब टोटल करंट इन द सर्किट 0 होता है, ठीक है। क्या ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल तभी इक्वल होते हैं जब करंट सर्किट में 0 होता है, ठीक है बच्चों। क्लियर है। अब देखो इस पॉइंट पे, देखो इस पॉइंट पे लोड करंट 0 है, यानी इस पॉइंट पे कोई भी करंट सर्किट से ड्रॉ नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज 6 वोल्ट, ठीक है। तो ईएमएफ आ गया, ईएमएफ आ गया इस सेल का दैट इज 6 वोल्ट, ठीक है बच्चों। क्लियर है, ठीक है, बहुत क्लियर होना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, अगला ये है हमें बताना है इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो आप देखो इसको पहले प्रोसीड करते हैं। देखो देखो हम इस सर्किट को कंसीडर कर रहे हैं, इसमें करंट आई मान लो, ठीक है। जो इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी, ईएमएफ जो हम अप्लाई कर रहे हैं ये किसके बराबर होगा,
I इंटू आर प्लस आई इंटू आर। ठीक है बच्चों, क्लियर है। और जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता बच्चों वो होता हमारे पास E माइनस आई आर। देखो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस यहां से लेकर यहां तक होगा, ठीक है, इसी को हम टर्मिनल पोटेंशियल बोलते हैं सेल का। आप समझना पहले बात को, क्लियर है। ठीक है, अब देखो यहां पे देखो, इस पॉइंट को ऑब्जर्व करो। ठीक है, यहां पे क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल कितना है, 0 है। ठीक है बच्चों, हम इस पॉइंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं केवल, क्या है यहाँ पे टर्मिनल पोटेंशियल क्या है, 0 है, तो हमने इसको 0 कर दिया। ठीक है, अब देखो जैसे हमने इसको 0 कर दिया तो I इंटू आर की वैल्यू 0। ठीक है, तो I तो है अभी सर्किट में, क्लियर है। तो रेजिस्टेंस ये तभी 0 हो सकता है जब रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 हो। तो एक चीज तो हमने प्रूव कर दी कि रेजिस्टेंस की वैल्यू इसमें 0 है। ठीक है, यानी जो ये लोड रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम, इसकी वैल्यू 0 है। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब देखो इसी इक्वेशन से आप इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, देखो इसमें सब्स्टिट्यूट करो, ईएमएफ की वैल्यू कितनी है, 6 वोल्ट। ठीक है, करंट की वैल्यू कितनी है, 12, और इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें निकालनी है, और ये इक्वल टू 0 है। दैट इज रेजिस्टेंस की, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी 6/12, दैट इज 1/2, दैट इज 0.5 ओम। ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास आएगी 0.5 ओम। ठीक है, क्लियर है। तो बच्चों देखो, जब भी आप ये सवाल करते हो फिजिक्स के, आप थ्योरी वाले पार्ट को बहुत क्लियर करना, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। ठीक है, होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।